होना है, प्रमोट नहीं किया जाता है। पता ही चल गया होगा कि किसी को प्रमोट नहीं किया गया है। एग्जाम मैम सबको, क्या करें? चाहे ऑनलाइन मैम क्लासेस कितने चले। हाँ, मैम एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक स्पेसिफिक डेट दे देनी चाहिए, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कॉलेज खुल जाएगा तो पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट होगी। और मैम हाँ मतलब कोई ना कोई डेट दे देनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि टीचर्स सिर्फ समझा रहे हैं बच्चों को कि आप पढ़ लीजिए घर पे, उन्हें भी पता है पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वैसे मैम नीट से पहले मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, वो तो लॉकडाउन में जब मैं घर आ गया था, तो अब कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना है ना भाई। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। मैम, अब तो तब से एक काफी साथ जगह सारी ऑफलाइन चल रही हैं क्लासेस। काफी जगह चल रही है भाई। अभी तुम्हारी एएमयू नहीं खुली है, अभी एक ज्यादातर यूनिवर्सिटीज तो नहीं खुली हैं। तो अब देखो हमारे वीसी साहब जो भी डिसाइड करें हम। मैम मैटर। इवन हाँ, इवन स्कूल्स भी खुल गए हैं मैम। हमारे यहाँ उत्तराखंड में पूरे स्कूल 6 to 8 के 12th स्कूल खुल चुके हैं। 6 to 8 भी खुल गए हैं। स्कूल भी खुल गए ना, लेकिन यहाँ पे देखो तुम लोग बहुत सारे हॉस्टलर्स हो गए ना। अभी कितने हो? डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स हॉस्टलर्स कितने हैं? मैम मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर हॉस्टलर्स हैं और किसी को भी घर पर पढ़ने की आदत नहीं है, इस वजह से कह रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम लोग इतने सारे लोग हॉस्टलर्स हो, जब हॉस्टल ही नहीं खुले हैं तो तुम लोगों को क्लासेस ऑफलाइन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कहाँ रहोगे? अब हम लोग है भी ना? वही कह रहे हैं कि घर पर पढ़ने की आदत नहीं है। घर पे पढ़ने की आदत नहीं है। कोई बात यस नहीं, धीरे धीरे मैम। आदत बनाओ। ये मत कर, ये इस उम्मीद में मत रहो कि क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी, हम यहाँ आके पढ़ेंगे। इस आसरे पे मत बैठे रहो, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है अगर खुल जाए मार्च में तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं इन केस खुलता है तो अल्टीमेटली लॉस आप सबका होगा। इसलिए नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक साथ सारी चीजें पाइल अप हो गई तो नहीं पॉसिबल होगा। अच्छा खासा सिलेबस होता है तीनों सब्जेक्ट्स का, बायोकेम का, एनाटॉमी, फिजियो, तीनों का मिला के एग्जाम दे। यही तो टेंशन है समर। ओके, एग्जाम देने हैं सबको। सेशनल भी सबका होगा, हर टीचर का होगा। 11 फैकल्टी है बायोकेमिस्ट्री में, सबका सेशनल होगा। इसलिए मैम, अगर स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों साथ मिलकर बोलें तो कुछ तो हो सकता है ना। भाई हॉस्टल ही नहीं खुल रहा ना। मेन प्रॉब्लम है इसकी, हॉस्टल जब तक नहीं खुलने की परमिशन होगी तब तक क्लास नहीं स्टार्ट हो सकती। वरना क्लासेस तो स्टार्ट हो जाएंगी, जो हॉस्टलर्स हैं वो सफर करेंगे ना। कहाँ रहोगे? हर किसी का रिलेटिव तो नहीं होगा ना यहाँ पे। तो मैम हॉस्टल क्यों नहीं खुल रहा है? बीएचयू का हॉस्टल खुल चुका है, मतलब 18 Feb को खुल रहा है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के खुल रहे हैं। अरे यहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं खुला। अच्छा, तुम मास 11th 12th यहीं से किया है तुमने? यस मैम। मैम मैं पिछले यहीं से 8 किया है साल तुमने? से अलीगढ़ में ही हूँ, तो इस वजह से मेरी भी आदत आठ नहीं है साल बिल्कुल से घर पे पढ़ने 8 साल से अलीगढ़ में हो, इट मीन्स कि तुम क्या 6th क्लास से हो? की। यस मैम, मैं 6th में अलीगढ़ आ गया था। 6th में अलीगढ़ आ गए थे। ओके, तो तुम्हें तो पता होगा यहाँ पे कितने सारे हॉस्टल्स हैं। तो अगर अब यस ऐसा मैम। नहीं कर सकते एक कोर्स के लिए हादी हसन खोल दें और सारे कोर्सेज के लिए हॉस्टल बंद है। जब हॉस्टल्स खुलेंगे तो सारे खुलेंगे एक साथ। हादी हसन खुला है, तुम लोगों के लिए नहीं खुला है ना। मैम हर एकदम टीचर से भीड़ का नहीं जा। अपना सेक्शनल होगा मैम। हम्म। मैम हर हाँ, टीचर अपना सेक्शनल अलग अलग लेंगे। अलग, हाँ। हाँ, सबका सेशन अलग अलग होगा। हाँ, और जितने सबका टीचर्स फिर ने मीन। उन्हें पढ़ाया उन सबका अलग हाँ, होगा। सफिया। सफिया मैम का आजकल पढ़ा रही है, उनका अलग होगा। शगुफ्ता मैम ने पढ़ाया था, उनका अलग होगा। ओके मैम। और सबके के मार्क्स जो है फाइनल एग्जाम्स में जुड़ते हैं। इसलिए छोड़ने का सोचना भी मत। कोई कोई एक सेक्शनल छोड़ा तो उसमें 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर नेक्स्ट सेक्शनल पर किसी में 10 है, 10 आउट 20 का होता है मोस्टली, 20 आउट ऑफ 20 भी आ गए और दूसरा सेक्शनल छोड़ दिया तो मीन तुम्हारा 10 हो जाएगा। ठीक, इसलिए कोई सेक्शनल सोचना नहीं। हाँ, समझ।
ठीक है, अब भाई भाई साहब नया हो रहा है, क्यों भाई सबको सेशन दे दिया है, मैं सीनियर ने भी दिया है, नया है वो। तुम्हारे साथ साथ कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सीनियर्स के साथ साथ। चलो खैर छोड़ो भाई, अब आज का पढ़ लो। ठीक, चलो भाई बैक टू क्लास, बैक टू स्लाइड। कोई सो तो नहीं लगा बीच में, सब स्क्रीन वीडियो ऑफ है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कौन सो रहा है कौन जग रहा है। भाई अगर कोई सो रहा हो तो उठ जाए। सेंटेंस सबको क्लियर हो गया ना? यूज ऑफ सेंटेंस। उसके बाद भी है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का क्या यूज है? दैट इज अ मशीन दैट यूजेस स्टीम अंडर प्रेशर फॉर स्टेरिलाइजेशन of materials present inside the chamber. इसमें क्या करते हैं हम? Water is filled in this instrument called as autoclave. Water हम भर देते हैं, पानी में भर देते हैं, तो फिर स्टीम नॉर्मल पता होगा थोड़ा थोड़ा, इसको मशीन को ऑन कर देते हैं तो इसमें स्टीम बन जाती है ड्यू टू प्रेशर। That steam is basically used for sterilization purpose. And what is the sterilization? It is killing of the microbes or the virus or the fungi, any harmful species, that is the killing of all those things is known as sterilization. So autoclave basically is used for sterilizing the materials present inside its chamber. And how this sterilization occurs? Due to steam under pressure. Clear हो गया ना autoclave? इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स की फोटो लगी होगी और राइट डाउन इट्स वन यूज। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इंक्यूबेटर, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज और ऑटोक्लेव में किसी को समझ क्लियर? हाँ माज जो एरिया, आगे बढ़ो। यस मैम। ओके ठीक है, आफ्टर ऑटोक्लेव वी हैव पीएच मीटर। पीएच तो सबको पता है ना भाई, देखो पीएच मीटर को देख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट से इन एग्जाम दैट इट लुक्स लाइक अ रेडियो। ये हो चुका है, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि बहुत ध्यान से देख लो पीएच मीटर को। डोंट राइट इन एग्जाम दैट इट इज अ रेडियो। ओके, या हो चुका है, इस वजह से आई एम सेइंग। सब लोग पीएच मीटर देख रहे हो ना? पीएच मीटर का क्या यूज होगा? पीएच तो सबको पता है, ये पढ़ते हुए आ रहे होगे दैट इट मेजर्स हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी और एसिडिटी और अल्कलिनिटी इन सॉल्यूशन। 7 से कम है तो एसिड होगा या बेसिक होगा? पीएच अगर 7 से कम है तो दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलाइन और बेसिक? एसिड। एसिडिक। एसिडिक है ना, और 7 से ज्यादा है तो दैट सॉल्यूशन इज अल्कलाइन और बेसिक। ठीक है, तो अब पीएच मीटर सबको देख लिया है ना? तुम लोग आओगे तो दिखा भी देंगे, अभी ऐसे ही फोटो देख लो। ठीक है, तो पीएच मीटर का यूज क्या होगा? 2 यूजेस मैंने यहाँ लिखे हैं, तुम लोग और चाहो तो और भी लिख सकते हो ढूंढ के। That pH meter is used to measure pH of biological fluids, which could be urine, gastric juice, blood, to determine type of biological condition. और second use यहाँ पे लिखा है to determine or know pH of a buffer solution. ठीक है, तो 2 कॉमन यूज यहाँ पे लिख दिए हैं। pH मीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लोगे ना? हाँ भाई, आइडेंटिफाई कर लोगे ना सब लोग पीएच मीटर? यस मैम। ओके, अच्छा इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आना ही आना है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कलरीमीटर। किसी ने देखा है कलरीमीटर पहले? नहीं देखा होगा मोस्टली, शायद मोस्ट प्रोबेबली। Here in practicals you will be doing around 10 or more
एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन कलरीमेट्री। ओके, तो बहुत ध्यान, और ये कलरीमेट्री जो है तुम्हारे थ्योरी के सिलेबस में भी है, तो बहुत ध्यान से सुनना। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कलरीमीटर, यहाँ पे दिख रहा है ना जो राइट में जो इमेज है, जो छोटी सी है, छोटा सा जो कलरीमीटर दिखा है, दैट बेसिकली यू विल बी यूजिंग हियर इन योर प्रैक्टिकल क्लासेस। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री लैब में ये राइट में जो है कलरीमीटर वो यूज होता है, ठीक है। और लेफ्ट में जो है वो थोड़ा तुम लोगों को आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए लगा दिया है कि ये वाली इमेज ज्यादा क्लियर है, ठीक। Colorimeter is also very important both from the practical as well as theoretical point of view. इसका प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझना और यूज, ठीक है। तो colorimeter as its name indicates that it is a device which is used to determine the concentration of an analyte or a compound in a solution by measuring its absorbance of a specific wavelength of light. तो क्या यूज हुआ colorimeter का? यहाँ पे हम क्या करते हैं कि तुमने कोई भी टेस्ट लगाया, सपोज प्रैक्टिकल्स में तुम लोग करोगे ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करोगे, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन और एंजाइम लेवल्स और लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। तो अब इनका कॉन्सेंट्रेशन ही डिटेक्ट करते हैं ना हम, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करते हैं बॉडी में, यूरिया है तो यूरिया कितना है, सिमिलरली क्रिएटिनिन है कितना है। ये सारे टर्म्स तो सुने होंगे ना, बहुत कॉमन है। LFT, RFT, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड रेनल फंक्शन टेस्ट, किडनी और लिवर का स्टेटस देखने के लिए सुने हैं ना ये सारे टर्म्स, सब लोग फेमिलियर हो ना। ये क्रिएटिनिन, यूरिया, मतलब डिटेल्स तो ऑब्वियसली अभी नहीं पता होंगे, सारी चीजें थ्योरी में पढ़ी जाएंगी, लेकिन सुनी तो होंगी ना। भाई बोलो, अगर नहीं सुना है तो Yes, जब भी कोई बात मसला नहीं, क्योंकि थ्योरी में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। हाँ बिस्मा, सुना है ना, ठीक है। तो बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं ना बॉडी में, कोई भी एनालाइट है तुम्हारा तो वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिटेक्ट करेंगे हम? So for determining concentration of all those analytes, colorimeter is used, ठीक। उसका और वो कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? एब्जॉर्बेंस पता है किसी को? चलो ये मैं अभी बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं वो देख लो। Substance must be colored or capable of forming colored complexes through the addition of reagents. ये colorimeter कौन से solutions read करेगा? Either the substance which we are measuring, either that substance is colored or it is capable of forming a colored complex by the addition of reagents. या तो कोई जो भी हमारा सब्सटेंस है वो खुद कलर्ड हो, या तो हम कोई ऐसा रिएजेंट डालें कि जिसकी वजह से वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना ले। बिकॉज दिस इंस्ट्रूमेंट कलरीमीटर कैन ओनली रीड कलर्ड सॉल्यूशंस, ठीक। And the range in which this instrument is operative is visible. Visible range क्या होती है electromagnetic radiation की? What is the range of visible portion of electromagnetic radiation? कितनी होती है, किसी को पता है? मैम वेवलेंथ 430 नैनोमीटर टू 720 नैनोमीटर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये पता है ना सबको विजिबल रीजन, मीटर। ठीक। उसके बाद अच्छे किसी ये आइडिया है तुम लोगों को, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन ये सारे वर्ड सुने हैं? Yes, ma'am. ठीक है। whenever light is passed through a solution, there are 4 phenomena which takes place. First one is absorption. Absorption क्या होता है? Absorption नाम से पता चल रहा है ना, the amount of light that is absorbed by it, ठीक। और सेकेंड क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्ब हो गई या लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर गई। देखो जैसे यहाँ पे लिखा डायग्राम में दिख रहा होगा, लाइट एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज लाइट रिफ्लेक्शन, और थर्ड इज जहां इमर्जेंट बीम लिखा है दैट इज बेसिकली ट्रांसमिशन। लाइट कुछ एब्जॉर्ब हुई और एंड रेस्ट ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। एंड फोर्थ फेनोमेनन इज स्कैटरिंग। ये चारों
प्रोसेस क्लियर है? फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन एंड स्कैटरिंग। सबको दिख रहा है ना ये चारों? तो कलरीमीटर क्या हमारा नोट करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज टेकन बाय द कलरीमीटर। ठीक है, कलरीमीटर बेसिकली मेजर्स हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब बाय अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर व्हाट कलरीमीटर डज? भाई बोलो। यूज ऑफ कलरीमीटर इज क्लियर? अभी आगे बताऊंगी मैं इसका प्रिंसिपल, तो क्लियर हो गया। ठीक है, मैम एक बार रिपीट, मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिशन। यस मैम। ठीक है, तो देखो जब भी वेन एवर अ लाइट इज पास थ्रू अ सोल्यूशन, लाइट पास थ्रू अ सोल्यूशन मीन्स क्या? कोई भी हमारा सोल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में, ठीक, तो हमने कोई भी लाइट पास कराई, मतलब जो टेस्ट ट्यूब है तुम्हारी एक मतलब एक नॉर्मल वर्टिकल पोजीशन में टेस्ट ट्यूब है, और जो है लेफ्ट या राइट से जो है लाइट हमने पास कराई, ठीक, तो क्या होगा? वो लाइट या तो एब्जॉर्ब तो पता है ना लाइट, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन तो पता होगा ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लाइट या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब जो भी तुम्हारा सोल्यूशन है उससे वापस आ जाएगी। रिफ्लेक्शन यही होगा ना, डायग्राम में देखो एरो बना हुआ है, एब्जॉर्प्शन में तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और रिफ्लेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में है, कि वापस आ जाएगी लाइट। ठीक, और थर्ड क्या है? ये जो एरो फर्दर तुम्हारा आगे बना हुआ है, इमर्जेंट बीम विद लोअर इंटेंसिटी, ये दिस बेसिकली इज ट्रांसमिशन। लाइट कुछ एब्जॉर्ब हुई, उसके अलावा जो है ट्रांसमिट हो गई, ठीक, यानी सोल्यूशन से बाहर निकल गई। ठीक है, लाइट कुछ एब्जॉर्ब हुई और जो बची हुई लाइट थी दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द सोल्यूशन। ठीक, उसके अलावा फोर्थ फेनोमेनन इज स्कैटरिंग, यानी कि जो भी तुम्हारा सोल्यूशन था उसी में लाइट जो है आपस में स्कैटर कर गई, जो ये 4 डायरेक्शन में एरोज बने हुए हैं, दिस इज शोइंग स्कैटरिंग। ठीक है, तो कलरीमीटर क्या करता है? इट मेजर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट बाय अ सोल्यूशन। ठीक, कोई भी तुम्हारा यस मैम। सोल्यूशन अगर एस्टिमेट कर रहे हो, जो भी टेस्ट ट्यूब है उसमें कलरीमीटर में तुम रख दो, तो वो जितना भी लाइट एब्जॉर्ब करेगी वो कलरीमीटर हमारा नोट कर, उसमें रीडिंग आ जाती है। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ना, ये तो यहाँ पे जो रेड है 868 नंबर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो आ जाती है। और दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज शोन हियर इन कलरीमीटर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्टिकल डेंसिटी इज सेम एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक, उसकी यूनिट होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, क्लियर हो गया ना? यूज कलरीमीटर का भी इसका यस प्रिंसिपल मैम। देखो, क्लियर हो जाएगा कि हाउ फ्रॉम एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट हाउ कंसेंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इज कैलकुलेटेड। ठीक, ये देखो, ये तो जो मैंने अभी बताया था कि दैट व्हेनेवर अ मोनोक्रोमैटिक, अच्छा मोनोक्रोमैटिक इज नथिंग बट अ लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ ऑफ वन कलर। ठीक, लाइट हैविंग अ सिंगल वेवलेंथ या फिर लाइट ऑफ वन कलर ओनली, that is monochromatic light. So whenever a monochromatic light of initial intensity, कुछ भी हो, I naught है यहाँ पे, it passes through a solution, some of it is absorbed, so that the intensity of the transmitted light I is less than I naught. तो intensity of transmitted light कम कैसे होगी initial intensity से? ये तो clear है ना कि भाई जब भी हमने कोई लाइट पास करी किसी सोल्यूशन से, तो सम ऑफ इट विल बी एब्जॉर्ब, तो जो रिमेनिंग लाइट होगी जो ट्रांसमिट होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी ना इंसिडेंस लाइट से। ट्रांसमिटेड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज ऑलवेज लेस देन द इंसिडेंट लाइट, है ना? कुछ ना कुछ तो लाइट कितनी ही मिनिमम क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब होगी बाय द सोल्यूशन। बताओ भाई,
इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विल ऑलवेज बी लेस देन इंसिडेंट लाइट ना, क्लियर है ना सबको, ये कुछ इसमें ऐसा है नहीं। And second point is there is some loss of light intensity from scattering by particles in the solution and reflection at the interfaces. ये absorption transmission समझना इतना मुश्किल नहीं है, मतलब एज सच ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कलरीमीटर है तो बस समझ लो, ये इसको मेमोराइज करना या रिटेन करना इज नॉट दैट नेसेसरी। ओके, अगर कोई सो रहा है तो उठ जाओ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी जो एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिशन बस समझ लो, लेकिन इसके बाद जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आया भी है इस बार एग्जाम में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है इसके बाद, दिस इज बियर्स लॉ। ठीक, इसमें क्या है, व्हाट डज दिस लॉ सेज that whenever a monochromatic light passes through a colored solution, the amount of light transmitted decreases exponentially with increase in concentration of the colored substance. Or it can be defined in another way, that is the amount of light absorbed by a colored solution is directly proportional to the concentration of colored particles in the solution. So higher the concentration of colored particles in the solution, higher will be the absorption. कोई भी हमारा solution है, लेट्स से हम ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उस सैंपल में उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे कौन क्या सिंबल बना है, दैट एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी कलर्ड पार्टिकल इन द सोल्यूशन, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, या उल्टा इसका ये है जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हायर द कॉन्सेंट्रेशन, अब जाहिर सी बात है जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो इट मींस ट्रांसमिशन विल बी लेस, है ना, यही होगा या कुछ और होगा। पियर्स लॉ किसी को अगर नहीं समझ में आया हो, सबको समझ में आ गया पियर्स लॉ। हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी कलर्ड पार्टिकल, हायर विल बी द एब्जॉर्प्शन, और अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है इट मींस ट्रांसमिशन विल बी लेस। तो दिस लॉ कैन बी डिफाइंड इन आइदर ऑफ द टू वेज, या तो ट्रांसमिशन के टर्म्स में कर दो या एब्जॉर्प्शन के टर्म्स में कर दो। सबको क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है ये। और प्रैक्टिकल में जो 10 एक्सपेरिमेंट्स होंगे कम से कम जो कैलोरीमीटर के ऊपर बेस है। सबको दिख रहा है या किसी को कुछ डाउट है भाई, अगर कोई सो रहा है तो उठो देख लो। मास, इज इट क्लियर, बियर्स लॉ यस मैम। सबको, मास, समद, जुवेरिया, महविश, और कौन कौन। क्लास कब तक है, अभी नहीं खत्म होगी, करो, 23 मिनट्स आर रिमेनिंग। समद कहीं जाना है, हाँ समद, नींद आने लगी, नींद आने लगी, ब्रेक दे दूं 2-3 मिनट का। ठीक है चलो, 12:38 हो रहे हैं इस टाइम लैपटॉप के वॉच में। 12:42 पे सब लोग वापस आ जाना, जिसे जाना है पानी वानी पीने जाओ, पियो। 45 कर दीजिए, ठीक है चलो, 45 तक सब वापस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, गायब लेकिन नहीं होना, आना ही आना है एग्जाम में, इसलिए अच्छे से समझ लेना। ठीक, अभी जिसे जाना है जाओ, 12:45 पे सब लोग आ जाना, मैं वेट नहीं करूंगी क्योंकि सिर्फ 15 मिनट्स रह जाएंगे और मुझे कंप्लीट करना होगा। ठीक, अभी जाओ।
So everyone is back or not? 12:45 हो गए हैं। ठीक है समझ, सब लोग आ जाओ भाई जो जो नहीं आया है। So were we Bayes law is clear to everyone or not? ठीक है, अगर किसी को क्लियर नहीं है बेयर्स लॉ तो बोल दो। नेक्स्ट वी हैव लैम्बर्ट्स लॉ, and what this law says that whenever a monochromatic light passes through a colored solution, amount of light transmitted decreases exponentially with increase in the path length or diameter of cuvette or thickness of the colored solution through which the light passes. ठीक है, और अगर इसको in terms of absorbance we can say that whenever a light passes through a colored solution, amount of light absorbed by that solution is proportional to path length or diameter of the cuvette or thickness of the colored solution. ठीक, अच्छा क्यूवेट देखिए तुम लोगों ने, क्या नहीं देखी होगी शायद, ये देख लो, ऐसी नजर आती है क्यूवेट। ठीक है, इज इट विजिबल टू एवरीवन? क्यूवेट्स आर यूज्ड फॉर होल्डिंग सैंपल्स। जो भी तुमने अपना रिएक्शन लगाया हुआ है किसी भी एस्टिमेशन के लिए, तो जो उसकी रीडिंग लेते हैं हम, या ये डिटेक्ट करने के लिए उसमें कितना कोई भी एनालाइट प्रेजेंट है, तो इन दैट केस सैंपल्स आर ट्रांसफर्ड टू दीज क्यूवेट्स। फिर ये क्यूवेट्स जो है हम कैलोरीमीटर में फिट कर देते हैं, तो हमें उसकी एब्जॉर्बेंस पता चल जाती है। ठीक, क्यूवेट इज विजिबल टू एवरीवन। मैम एक बार और भाई बता दीजिए। क्यूवेट, यस मैम। ठीक है, क्यूवेट का क्या पर्पस है? देखो, जब भी तुम कोई अपना केमिकल रिएक्शन लगाओगे किसी भी एस्टिमेशन के लिए, ब्लड ग्लूकोज है, यूरिया, क्रिएटिनिन है, कुछ भी एस्टिमेशन है, जो तुम्हारा रिएक्शन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट the contents or the solution present in the test tube is transferred to this cuvette. ठीक है, तो this cuvette is then next transferred to colorimeter. colorimeter में स्पेस रहती है जहाँ पे ये क्यूवेट जो है फिट हो जाती हैं। ठीक, तो ये तुम्हें थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप है इस क्यूवेट का, तो फिर लाइट को, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही रहती है लाइट सोर्स, लाइट इससे पास करा देते हैं हम, तो जितना भी इस सोल्यूशन से लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो हमें कैलोरीमीटर पे के ऊपर जो है रीडिंग हमारी आ जाती है। ठीक है, क्यूवेट सबको क्लियर हो गई? भाई जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर हो गई? आगे बढ़ू ना भाई? सारे कहाँ गए? अभी कौन कौन था? ज्वेरिया, श्रुति, पिस्मा, मरियम, सबको क्लियर है ना? नजर आ रही है ना सबको क्यूवेट? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो ये लैम्बर्ट्स लॉ क्लियर हुआ कि the amount of light absorbed by color solution is also directly proportional to path length or diameter of the cuvette और thickness of the colored solution, किसी भी टर्म्स में कह लो। ठीक, क्लियर हो गया ना बेयर और लैम्बर्ट लॉ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? In Bayer's law, absorption is directly proportional to concentration, while in Lambert's law, absorption is directly proportional to path length. यहाँ A is directly proportional to L लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना सबको? भाई तुम लोग बोल नहीं रहे हो। हाँ समझ? ठीक है, अब तो नींद नहीं आ रही है या अभी भी आ रही है? ठीक है, तो कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल इज दिस, बेयर्स एंड लैम्बर्ट लॉ। इन दोनों लॉज को हम कंबाइन कर देते हैं एंड द लॉ इज collectively known as Beer-Lambert law. Whenever a monochromatic light passes through a colored solution, the amount of light absorbed by it is directly proportional to the concentration of colored substance and path length of cuvette or thickness of the solution through which the light passes. ये अगर नहीं
जिसमें आया है तो बता दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम बाय हार्ट सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलरीमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में तो आना ही आना है। ठीक, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन क्या था, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम इज इक्वल टू करने के लिए ये कांस्टेंट है विच इज मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू, ये तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया है तो इज इक्वल टू आ गया है, एंड देन मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट एंड कंसंट्रेशन एंड लेंथ। अभी समझ में आया कलरीमीटर से हम किसी भी एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? By using this formula, A is equal to molar extension coefficient into concentration into length. सबको वही नजर आ रहा है? Is it clear now? Okay, ये हुआ the Hubble calculator is used for calculating concentration in substance. भाई बाबा कहाँ गए भैया? दे दे अच्छा। मुझे दे दे लेक्चर कंप्लीट करना है, इसमें और चीज़ों में हटा दूंगी वो मैं गए होगा। अभी तुम पीपीटी में अपलोड करी दूंगी, इनफैक्ट अपलोडेड हुई है वो, तुमने समझ नहीं आएगा। अगर चलो मैं अभी इनमें से चीजें हटा के मैं पीपीटी दोबारा डाउनलोड कर करना। अभी मैं चीजें इनमें से हटा दूँ, उसके बाद डाउनलोड कर करना। ठीक, अभी ये देख लो हाउ इट वर्क्स। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लो। सबसे पहले जो है हमारा लाइट सोर्स है, हमारा लैम्प है, देन दिस लाइट इज पास थ्रू स्लिट से हमें लाइट नैरो डाउन हो जाती है हमारी लेंस से हम पास करा देते हैं, उसके बाद फिल्टर्स रहते हैं कलरीमीटर में। ठीक, फिल्टर से हमारा काम होता है किसी एक मोनोक्रोमैटिक लाइट का कंडीशन ना, तो लाइट जो मोनोक्रोमैटिक के कलरीमीटर सैंपल से वापस आ जाती है और फिर वो डिटेक्ट हो जाती है। ये समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट लैम्बर्ट लॉ। ठीक, अभी मैं छोड़ दूंगी, तुम लोगों को बहुत लग रहा होगा आई के लिए हेल्प बिकॉज़ आई हैव कंप्लीट दिस टॉप टुडे। ठीक, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन अभी तुमको बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन जब सारे एक्सपेरिमेंट कर लोगे तुम लोग ये सारे एक्सपेरिमेंट करने प्रोटीन्स लिपिड्स ये सारे एंजाइम मिनरल्स तो अपने आप रट जाएंगी। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ऑल दीस एनालाइट्स एंड एंजाइम्स, इसका एप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बहुत अच्छे से देख लो, स्पॉटिंग में आ जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ कलरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज सेम, both works on Beers-Lambert law that which says absorbance is directly proportional to concentration and path length. प्रिंसिपल दोनों का सेम है, ठीक है। फिर बट द डिफरेंस इज, कलरीमीटर में क्या बताया था, कलरीमीटर इज यूज्ड फॉर measuring absorbance of colored solutions, while in case of spectrophotometers, both colored as well as colorless solutions can be determined or monitored by using this instrument spectrophotometer. ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया भाई? बोलो। ठीक है, नहीं आया है तो अब तुम लोग बाद में पूछ लेना। प्रिंसिपल सेम है, बेयर लैम्बर्ट लॉ। पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चलो छोड़ दो, अगर मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कलरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं अपलोड कर दूंगी तो तुम लोग देख लेना खुद ही। उसके बाद एप्लीकेशंस में ये सेम एप्लीकेशन जो कलरीमीटर की है वो यहाँ पे भी रहेगी,
लेकिन इन एडिशन टू दैट एंजाइम काइनेटिक्स भी स्टडी कर सकते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है कि अगर लेट से 1 मिनट पे एंजाइम एक्टिविटी इतनी है तो 2 पे कितनी होगी, सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट में रहती हैं, तुम फिट कर दो, सारी एंजाइम काइनेटिक्स आ जाएगी। उसके बाद डिफरेंस है, बस ये देख लो, फिर मैं छोड़ दूंगी, फिर थैंक यू की स्लाइड है, ठीक है। कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये देख लो तुम लोग, जो सो रहा है थक गया है सब लोग उठ जाओ, ठीक। In case of colorimeter, measurements can be done only in visible range, while in spectrophotometers, all three range, UV, visible and IR, infrared, these can be utilized. And second difference is that colored solution can be read in case of colorimeter, while in case of spectrophotometer, both colored as well as colorless solutions can be read. और उसके बाद है in colorimeter, one wavelength can be used at a time and it has only fixed number of wavelengths, while in case of a spectrophotometer more than one wavelength can be utilized. अच्छा, ये डिफरेंस जो भी है, ये 5 डिफरेंस सारे और क्लियर हो जाएंगे जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ठीक है। अब बताओ कुछ नहीं, अच्छा है, अब तुम लोग जो है अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगी जितने इंस्ट्रूमेंट्स आज पढ़ाए हैं। सबसे पहले वेइंग बैलेंस था, इंक्यूबेटर, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज, पीएच मीटर, कलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन सब का यूज लिखना है और बेयर्स लैम्बर्ट लॉ लिखना है, एंड डिफरेंस बिटवीन अ कलरीमीटर एंड अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये सारी चीजें लिखनी है सबको, ठीक है। नोट डाउन करना, और प्लस जो ग्लास वेयर्स बोले थे वो भी। अभी नहीं करना, कर लेना, तुम लोगों का बी बैच है तो नेक्स्ट वेंसडे ही क्लास होगी। अब 1 वीक का टाइम है, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे इस बीच, ठीक है। इज इट क्लियर समझ? नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एंड में फिर बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशंस हो जाएंगे और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। और कलरीमीटर का प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी इस बार आया फाइनल एग्जाम्स में। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया हुआ हो, अच्छा वैक्यूटेनर्स भी लिखना, तीनों वैक्यूटेनर्स में या किसी इंस्ट्रूमेंट में या इस बेयर्स लैम्बर्ट लॉ में, तो तुम लोग पूछ लेना, ठीक। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, और ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? भाई नो बहुत मैम, थक गए, लेकिन येस और नो तो बोल दो। नो मैम, नो। नो मैम। मैम No, ma'am. ओके, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। सो नाउ आई एम साइनिंग, तुम लोग जाओ, आराम करना है कर लो, ओके।